हाय दोस्तों, YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। ठीक है, क्लास 11 से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। दोस्तों आज आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर से टॉपिक पढ़ाएंगे। इससे पहले आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों, 2 टॉपिक आप लोगों के लिए दे चुके हैं। आज तीसरा क्लास ले रहे हैं आप लोगों के केमिस्ट्री का। ठीक है, इस क्लास में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे कि द्रव्य के गुण धर्म क्या होते हैं। द्रव्य के गुण धर्म क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप हेडिंग बना लीजिए यहाँ पर, द्रव्य के गुण धर्म। ठीक है, हेडिंग बनाइए यहाँ पर तुरंत, द्रव्य के गुण धर्म। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, द्रव्य के गुण धर्म एवं उनका मापन, एवं क्या है दोस्तों, एवं उनका मापन हम कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए द्रव्य के गुण धर्म, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, द्रव्य का गुण धर्म होता क्या चीज, उसके बाद उसके मापन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो गुण धर्म क्या होता है दोस्तों, इसके 2 भौतिक गुण धर्म होते हैं। एक होता है भौतिक गुण धर्म और दूसरा होता है रासायनिक। क्या होता है दोस्तों, रासायनिक गुण धर्म। ठीक है, देखिए अब भौतिक गुण धर्म के अंतर्गत हम पढ़ते क्या चीज है दोस्तों। भौतिक गुण धर्म में आप जैसे कि क्वथनांक, गलनांक, किसी भी वस्तु के बारे में, तथा हम लोग क्या पढ़ते हैं, रंग के बारे में, गंध के बारे में, एवं अन्य प्रकार की घनत्व है, लंबाई है, इन सब के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, भौतिक गुण धर्म के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज हमको स्पष्ट दिखाई देती है। इसका हम लोग क्या करते हैं कि अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से या त्वचा के माध्यम से स्पर्श कर सकते हैं। इन चीजों को हम प्रैक्टिकली रूप में कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका भौतिक गुण धर्म होता है। लेकिन रासायनिक गुण धर्म में हम लोगों को क्रिया होता हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन क्रिया होने के बाद दिखाई देता है। क्रिया होता हुआ नहीं दिखाई देता है। जब 2 पदार्थों की क्रिया हम कराते हैं दोस्तों, चीनी और पानी जैसे घोल देते हैं, तो वहां पर आपको क्रिया होता हुआ नहीं दिखाई देगा कि चीनी और पानी कैसे घुल रहा है। लेकिन बनने के बाद उस दोनों का घोल बन जाता है, एक विलयन तैयार हो जाता है, उसके बाद आप लोगों को दिखाई दे देता है दोस्तों, हम लोगों को दिखाई देता है कि यह इसका स्वाद कैसा है, मीठा है, और इसमें एक रासायनिक क्रिया हुई है। क्या हुई है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया या क्रिया हुई है। ठीक है, तो आइए हम बात करेंगे यहाँ पर भौतिक गुण धर्म के बारे में दोस्तों। भौतिक गुण धर्म आप हेडिंग बना लीजिएगा, भौतिक गुण धर्म। इसमें दोस्तों हम लोग भौतिक गुण धर्म के अंतर्गत क्या क्या माप सकते हैं। ठीक है, जैसे में रंग है, रंग की पहचान कर लेते हैं। दूसरा है दोस्तों गलनांक, गलनांक के बारे में हम लोग भौतिक गुण धर्म के अंतर्गत ज्ञात करते हैं। तीसरा है दोस्तों आपका गंध, गंध और सुगंध, दुर्गंध सब होता है। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों क्वथनांक, क्या है, क्वथनांक। उसके बाद है आपका दोस्तों घनत्व, घनत्व के बारे में भी हम लोग भौतिक गुण धर्म के अंतर्गत निकाल देते हैं। उसके बाद लंबाई है, क्या है दोस्तों, लंबाई है। उसके बाद चौड़ाई है, ETC, यानी बहुत सारी राशियों के बारे में हम लोग भौतिक गुण धर्म के अंतर्गत नापते हैं। अब देखिए, रंग की पहचान हम कर सकते हैं अपने आंखों से। गलनांक के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं, कितना डिग्री टेम्परेचर पर कोई पानी या कोई वस्तु क्या हो रही है, पिघल रही है। गंध के बारे में किसी भी चीज का सुगंध लेकर के हम पता कर सकते हैं, वो भी भौतिक गुण धर्म होता है। क्वथनांक, पानी जब उबलने लगता है तो वहां पर वो क्वथनांक कहलाता है दोस्तों। घनत्व, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। किसी भी पदार्थ के आयतन के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ठोस एक बर्फ ले लेते हैं, उसका द्रव्यमान कितना है उसके बारे में हम पता कर लेते हैं। उसको जब पिघलाएंगे तो उसका आयतन क्या होगा उसके बारे में पता कर लेंगे। लंबाई है दोस्तों, किसी वस्तु को नापते हैं वहां पर लंबाई के बारे में पता कर लेंगे। चौड़ाई है दोस्तों, किसी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है उसको नाप लेंगे। तो ये सारे भौतिक गुण धर्म होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब रासायनिक गुण धर्म के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे, रासायनिक गुण धर्म क्या होता है। तो हेडिंग बना लीजिए दोस्तों, रासायनिक गुण धर्म। रासायनिक गुण धर्म के अंतर्गत क्या होते हैं। ठीक है, रासायनिक गुण धर्म के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। तो गुण धर्म, देखिए रासायनिक गुण धर्म में हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, अम्लीयता के बारे में पढ़ते हैं और क्षारीयता के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अम्लीयता, किसी पदार्थ की अम्लीयता क्या होती है। ठीक है, जैसे OH अगर
OH दे रहा है तो वो क्षारीय हो जाता है, अगर H हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो वो अम्लीय हो जाता है पदार्थ। ठीक है ना। तो यहाँ पर अम्लीयता के बारे में, अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, क्षारीयता के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, रासायनिक गुणधर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक गुणधर्म कहलाता है। ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, ये रासायनिक गुणधर्म होता क्या चीज है, इसमें हम लोग रासायनिक क्रिया, नोट एक कर लीजिएगा, रासायनिक क्रिया को, रासायनिक क्रिया या अभिक्रिया को बदलते हुए नहीं देख सकते, लेकिन बदला हुआ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी क्रिया जब हो रही है तो उसको हम बदल करते हुए नहीं देख सकते हैं, लेकिन हो अभिक्रिया हो जाने के बाद वो हमें पता चल जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई कलर बनाते हैं तो कलर जब मिक्स किया जाता है दोस्तों, बहुत सारे कलर आपस में मिला करके एक कलर बनाया जाता है, तो जब उसको मिक्स करते हैं तो उसके अंदर हम घुस के तो नहीं देखते हैं ना कि कैसे ये मिल रहा है आपस में, लेकिन बदल जाता है कलर, तो उसके बाद हम उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं फिर लीजिए, या फिर एक और एग्जाम्पल आप लोगों को हम दे देते हैं यहाँ पर, दूध से दही का बनना। क्या होता है दोस्तों, दूध से दही का बनना, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, क्योंकि दही से दूध नहीं बनाया जा सकता, लेकिन दूध से दही बनाया जाता है। दूध से दही का बनना, यह भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। दही हम बनने के बाद देख सकते हैं, लेकिन दही कैसे बनता है उस चीज को हम नहीं देख पाते हैं। इसमें हम नींबू निचोड़ करके, एक का सिक्का डाल करके, जो पुराना वाला सिक्का होता था उसको भी डाल करके, या इसी दही की थोड़ी सी मात्रा हम डाल करके, दूध को थोड़ी सी ठंडा करके, और क्या करते हैं, हल्का गर्म होता है तो उस समय क्या करते हैं, उसको जोरन कहते हैं, उसको डाल देते हैं दोस्तों, तो फिर ये आपका दही बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत इसको भी पढ़ते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट करिए। मापन क्या होता है, अभी तक तो हम लोग क्या पढ़े दोस्तों, उसके गुणधर्म, अब पढ़ेंगे मापन। तो मापन में दोस्तों इसकी कैसे मापन की जाती है, हमारे पास 4 प्रकार की प्रणालियां होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों, तो MKS है, MKS, उसके बाद CGS है, उसके बाद FPS है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक और है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है ना, इंटरनेशनल सिस्टम का पूरे इस विश्व में यूज किया जाता है। ठीक है, MKS पद्धति हमारे यहाँ लागू होती है दोस्तों, इसके बारे में हम फिजिक्स के अंतर्गत बता चुके हैं, आपको पूरी तरह से डिटेल जानकारी दे दी है। ठीक है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रणाली लागू होती है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर केवल मापन के बारे में अध्ययन करना है। यहाँ पर मापन MKS जो होता है दोस्तों, इसका S का मतलब होता है सेकेंड, K का मतलब किलोग्राम, और M का मतलब मीटर, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड इसको पढ़ते हैं। उसी चीज को यहाँ पर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पढ़ते हैं। उसके बाद इसको FPS पढ़ते हैं, यानी फुट पाउंड सेकंड। इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है दोस्तों पूरे देश में लागू होता है। इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत ये MKS पद्धति भी आती है। ठीक है, MKS पद्धति भी आती है दोस्तों इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर अगर MKS पद्धति ले लेते हैं, तो MKS ले लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों समय को हम लोग किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। किलोग्राम को दोस्तों किस में नापते हैं, द्रव्यमान में नापते हैं, मास हो गया। इसको किस में नापते हैं, मीटर को, लंबाई को तो मीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं दोस्तों, मीटर में नापते हैं। ये हो गया तीनों आपका, मीटर किलोग्राम सेकंड। समझ में आया भैया, ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहे हैं ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर इतना हो गया। ठीक है भैया, अब देखो अब बताएंगे आप लोगों को इंटरनेशनल सिस्टम में
जैसे अंग्रेजी पद्धति कहा जाता है, इसको क्या बोला जाता है, अंग्रेजी पद्धति के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी पद्धति के नाम से भी इसको जानते हैं, या मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मीट्रिक पद्धति। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब दोस्तों आप लोगों को हम बताएंगे इनकी मूल इकाइयां कितनी होती है। तो मूल इकाइयां इनकी दो होती है दोस्तों, पहला होता है मूल इकाई और दूसरा होता है दोस्तों आपका व्युत्पन्न इकाई। ठीक है, इसके मापन को हम कैसे नापते हैं, ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग, मूल इकाइयां। मूल इकाई, ठीक है, इसको आप कैसे लिखोगे, वे इकाइयां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। क्या होती है दोस्तों, लिख लीजिए यहां पर कि वे इकाइयां जो अपने आप में स्वतंत्र होती है, मूल इकाई कहलाती है। ठीक है, जैसे दोस्तों आप लोगों से हम बता दें, किलोग्राम है, इस तरह से नहीं, द्रव्यमान, लंबाई, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ठीक है दोस्तों, इत्यादि। यहां पर ईटीसी हम कर देते हैं, ठीक है ना। सात हमारी मूल राशियां होती हैं दोस्तों, मूल राशियों को ही मूल इकाई यहां पर कह दिया है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में आप लोगों को भौतिक विज्ञान में पढ़ने के लिए मिलेगा मूल राशियां, और यहां पर आपको मूल इकाई के नाम से दे दिया है, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर आपको दे दिया कि द्रव्यमान, लंबाई, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो द्रव्यमान को दोस्तों किलोग्राम में नापा जाता है, लंबाई को मीटर में नापते हैं, ज्योति तीव्रता को हम लोग किस में नापते हैं दोस्तों, कैंडेला में नापते हैं, और पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका ये मात्रक हो गया। जैसे इनको हम किलोग्राम में, इनको हम मीटर में, और इनको हम कैंडिला में, और इनको हम क्या करते हैं दोस्तों, पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते हैं। ठीक है, मोल में नापा जाता है। ठीक है, अब आप लोगों को हम बताएंगे दोस्तों व्युत्पन्न राशियों के बारे में, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए। ओके दोस्तों, देखिए व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जो किसी अन्य राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, वे राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। दोस्तों यहाँ हम डेफिनेशन इसका दे रखे हैं कि वे राशियां जो किसी दूसरे राशि की सहायता से प्राप्त की जाती है, वे राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों को हम बता दें कि यहाँ पर आपका लंबाई है, लंबाई को किस में नापते हैं दोस्तों, मीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। उसी तरह से आपका अन्य क्या हो जाएंगे, मात्रक भी हो जाएंगे। ठीक है ना, अन्य मात्रकों को भी हम लोग आसानी से अन्य लंबाइयों को भी नाप लेते हैं। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किस में नापा जाता है, किलोग्राम में नापा जाता है। ठीक है दोस्तों, समय है, समय टाइम को हम किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। ठीक है, अन्य वगैरह वगैरह करके हम लोग उसी तरह से नाप लेते हैं दोस्तों। तो इन सब सारी राशियों को हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब आपको हम बताते हैं दोस्तों व्युत्पन्न इकाइयां या व्युत्पन्न राशियां भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है ना, व्युत्पन्न इकाई कर लीजिए यहाँ पर दोस्तों, अभी इकाई पढ़ा रहा। अब आपको हम पढ़ाएंगे भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है, ठीक है दोस्तों, भौतिक राशियां हेडिंग बना लीजिए। अब देखिए दोस्तों भौतिक राशियों में आपका क्या क्या होता है, ठीक है, भौतिक राशियों में आपका होता है द्रव्यमान एवं भार। क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान एवं भार। ठीक है, उसके बाद ये पहला हो गया। दूसरा आपका होता है दोस्तों ताप। तीसरा होता है आयतन, और चौथा होता है दोस्तों घनत्व। अब देखो दोस्तों यहाँ पर द्रव्यमान और भार हम दोनों को अलग अलग क्यों कहते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दोनों एक ही होता है, लेकिन दोस्तों दोनों अलग अलग होता है। द्रव्यमान अलग चीज होता है और भार अलग चीज होता है। आपको हम बता दे रहे हैं दोस्तों कैसे होता है। द्रव्यमान को हम लोग m से लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, लेकिन जहां भार की बात आती है, भार W बराबर mg हम लिखते हैं।
ठीक है दोस्तों, जहां भी भार की बात आएगी, जैसे कोई पिंड है, ठीक है, उस पिंड को हम ऊपर से नीचे ले जा रहे हैं, नीचे से ऊपर लेके आ रहे हैं, ठीक है, वहां पर आपका गुरुत्वीय जो त्वरण होता है दोस्तों, ग्रेविटेशन, जो जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है ना, ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वीय बल उस पिंड के ऊपर कार्य करता है। जब उस पिंड के ऊपर कार्य करता है दोस्तों, तो द्रव्यमान इंटू क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य करते हैं या भार कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। जैसे मान लिया जाए आप यहाँ पर कोई एक सीढ़ी लगा दीजिए, इधर से जब आप चढ़ते हो तो अधिक द्रव्यमान का अनुभव करते हो, ठीक है, यहाँ से जब हम कोई भार लेकर के चढ़ते हैं ऊपर की तरफ तो अधिक भार का अनुभव करते हैं, लेकिन यहाँ से जब हम उतरते हैं तो उसी भार को हम हल्का महसूस करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऊपर जाने में हमारा जो जी का मान होता है वो घटता जाता है, नीचे आने में बढ़ता जाता है, अर्थात वहां पर जो होता है दोस्तों, यहाँ पर W बराबर mg लिखते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसमें ताप आपके लिए बहुत ही मायने रखता है दोस्तों। ताप को कैसे आप करोगे, तो ताप के लिए दोस्तों डिग्री सेल्सियस में हम नापते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं, केल्विन में नापा जाता है दोस्तों। ठीक है ना, केल्विन में नापा जाता है। अब इसको हम बात कर लेते हैं इसके फार्मूला के बारे में। तो डिग्री सेल्सियस का जब हम निकालेंगे दोस्तों, तो इसका मान जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्तों, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और इसका 273.6 होता है। ठीक है ना, 273 केल्विन होता है। ठीक है, अब अगर हम बात इसके फार्मूला के बारे में बात कर लेते हैं, केल्विन को यदि केल्विन में डिग्री सेल्सियस को परिवर्तित करना है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका फार्मूला यहाँ पर ये हो जाएगा आपका K बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, क्या हो जाएगा 273। अगर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, प्लस 273 कर देंगे तो ये केल्विन में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों अब हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट के बारे में। तो फ़ारेनहाइट को निकालने के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 और गुणे डिग्री सेल्सियस प्लस 32 कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, मान लो कि 132 फ़ारेनहाइट, तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। केल्विन हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है ना, और ये फ़ारेनहाइट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस टाइप से हम लोग निकाल लेते हैं ताप को। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं आयतन के बारे में देख लेते हैं। आयतन हमारा क्या होता है दोस्तों, आयतन हमारा v क्यूब होता है, अर्थात यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को आपस में कलेक्ट कर देते हैं, तब हमारा आयतन निकल जाता है। उसी तरह से घनत्व अगर निकालते हैं दोस्तों, तो D बराबर द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन होता है, तो ये हो जाएगा D बराबर m/v हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां से आप लोग आसानी से निकाल सकते हो इन चारों भौतिक राशियों की सहायता से मान। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका टॉपिक के आज यही समाप्त हम करते हैं दोस्तों। अगले टॉपिक में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक कल आप लोगों के लिए लेके आएंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए दोस्तों। अगर जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके इसका वीडियो पड़ा हुआ है दोस्तों, फर्स्ट लेसन का, उसको भी आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।